का पूर्व में संबोधन सुना। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे इस देहरादून शहर के मेयर आदरणीय गामा जी, और जिन्होंने यहाँ पर बहुत विस्तार से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल में किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया उसके बारे में बहुत विस्तार से हम सब लोगों के सामने अपनी बात रखी। ब्रिगेडियर दिनेश बड़ोला जी, मेजर जनरल संजय शर्मा जी, मेजर जनरल अमरदीप भारद्वाज जी, मेजर जनरल GS रावत जी, मेजर जनरल अरुण सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल DS बर्थवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी हमारे सभी वीरांगनाएं, उनके परिजन जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, भारत माँ की आन बान शान को सुरक्षित रखते हुए, भारत माता की जय घोष करते हुए उन्होंने भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ऐसे उनके आए हुए सभी परिजन, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, भाई बलजीत सोनी जी, सुयाल जी, नौटियाल जी, हमारे इस ज़िले के अभी जिलाधिकारी सोनिका जी, हमारे SSP श्री कुंवर साहब एवं सभी आए हुए हमारे सैनिक संगठन के भाई शमशेर बिष्ट जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण, NCC के हमारे सभी कैडेट्स, सभी स्कूलों से आए हुए हमारे छात्र एवं छात्राएं, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी अतिथिगण, भातखंडे विद्यालय से आए हुए हमारे सभी छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर राष्ट्रभक्ति की अपनी यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने रखी, सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने भारत माँ की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं नमन करता हूँ। उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कारगिल के उस पूरे क्षेत्र में, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पहाड़ों में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज तक उसी वेग से गूंज रहा है। और कारगिल के युद्ध से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए और सारे ही युद्धों में भारत की सेना ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। पराक्रम के मामले में भारत की सेना हमेशा से आगे रही है, वीरता का पूरा इतिहास रहा है। साधारण नहीं, असाधारण काम भारत की सेना ने किया है। और जो कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध जिसमें विजय श्री असंभव लगती थी, जैसा ब्रिगेडियर बड़ोला जी ने यहाँ से बताया कि जब वो पानी पीते थे, बर्फ पिघलकर जब पानी पीते थे तो उसमें भी बारूद की खुशबू आती थी, बारूद की गंध आती थी। तो कितना कठिन था। और मैं सच बताऊं तो अभी दुनिया के बड़े बड़े जो सेना के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं,
उनके लिए ये युद्ध एक रिसर्च है कि ये युद्ध भारत की सेना ने कैसे जीता, इतनी कठिन पहाड़ियों पर कैसे फतह प्राप्त करी। और सबसे बड़ी बात, उस समय देश को नेतृत्व देने का काम, जिनका स्मरण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने आज तक के युद्धों से एक अलग काम इस युद्ध में हुआ। पहली बार भारत की सेना ने युद्ध को युद्ध के मैदान में जीता, और मेज पर जब बैठे, टेबल पर जब बैठे, वह युद्ध उसमें भी वैसा ही रहा जैसा सेना ने युद्ध के मैदान में किया। और राष्ट्रभक्ति क्या चरम पर थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने दिनों भी ये युद्ध चला, शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उत्तराखंड का कोई न कोई लाल तिरंगे में लिपटकर उसका पार्थिव शरीर में पहुंचता हो। हर दिन पार्थिव शरीर पहुंचा। और मैं तो छोटा था, बचपन से मैंने सेना को नज़दीक से देखा है। सेना के साथ किस प्रकार का जीवन होता है, उनके परिवार के लोगों की उस समय क्या मनोस्थिति होती है, इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। मैंने उसको नज़दीक से महसूस किया है, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ। लड़ाई लगना बोलते थे, लड़ाई लग रही है। और कितने ऐसे थे कारगिल के युद्ध से पहले, जितने युद्ध हुए, हमारे सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था। उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था। केवल एक तार आ जाता था। क्यों बड़ोला साहब, पहले के समय में यही होता था ना, तार आता था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का था। उस समय का मुझे स्मरण है कि एक तार से आ जाता था कि आपके परिवार का ये बेटा, आपका चाचा, आपका ताऊ, किसी का भांजा, भतीजा, कि वो युद्ध में वहाँ पर लड़ाई लगी थी और वहाँ शहीद हो गए। पार्थिव शरीर नहीं पहुँचता था। हम स्मरण करते हैं ऐसे समय को जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि जो भी वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांवों में किया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं एक बार पुनः उन सभी सूरवीरों को, अमर बलिदानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। विजय दिवस पर आज मैं एक बार फिर उनके समर्पण और शौर्य का स्मरण कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज एक ऐसा दिन, जिस दिन भारत की सेना ने वीर गाथा लिखी, एक इतिहास बनाने का काम किया। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों ने अपने लहू से जो विजय गाथा लिखी थी, वो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और उनमें वीरता और साहस भरने का काम करेगी। सेना हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा रही है और बरसों बरसों तक आने वाले समय में प्रेरणा देने का काम करेगी। कारगिल की यह विजय गाथा भी उत्तराखंड के कोई भी युद्ध हो, देश का कोई युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसमें उत्तराखंड के वीर बाकुरों ने अपना बलिदान न किया हो, अपनी वीरता का परिचय न दिया हो। और इसमें भी हमारे 75 सपूतों का बलिदान है। ये हमारी उत्तराखंड की वीर भूमि, उत्तराखंड की देवभूमि हमेशा उनका स्मरण रखी, कभी उनको भुला नहीं सकती है। उत्तराखंड के सूरवीर देश के लिए शहादत देने में सबसे आगे रहे हैं और हमारे कारगिल में भी हमारे जांबाजों ने दुश्मन को नाको चने दबवाने का काम कारगिल के युद्ध में किया। हम में से कोई भी महावीर में मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकता।
जिनके रण कौशल और बहादुरी की गवाही तोलोलिंग की पहाड़ी स्वयं देती है। और नहीं हम भूले हैं शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश साठ, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सेना जैसे वीरों को, जिन्होंने माँ भारती के मुकुट को उसके माथे पर सजाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब यहाँ से आज हमारे ब्रिगेडियर बड़ोला साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ है, कोई तनख्वाह के लिए, कोई अपनी सैलरी के लिए हंसते हंसते अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपनी माँ की ममता को नहीं छोड़ता, अपनी बहन की राखी को ठोकर नहीं मारता, जब तक कि उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा ना हो। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में अगर श्रेष्ठ है तो देशभक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और उसी का परिणाम है कि हमारे वीर बांकुरों ने हमेशा अपने निजी जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने परिवार को हमेशा उसमें पीछे कर दिया और देशभक्ति के लिए हंसते हंसते तिरंगा फहराने के लिए कारगिल की और द्रास की चोटियों पर जाकर विजय पताका फहराने का काम किया है। मनुष्य तो मनुष्य है, इस भूमि पर तो पुष्प की भी अभिलाषा ये है, चाह नहीं सम्राटों के सौ परे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। मैंने बचपन में अपने पिताजी से सैन्य जो वीरों की गाथाएं हैं वो सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे अंदर जो राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना उसी से जागृत हुई। जो मैंने सेना के बारे में सुना, लड़ाइयों के बारे में सुना, जो हमारे देश के रणबांकुरों के बारे में सुना, सैनिकों के समर्पण को देखकर ही जीवन में देश के लिए जीने के लिए, और मैं ऐसी पार्टी में भी काम करता हूँ, मुझे गर्व है कि जहाँ अटल जी के नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त किया, कारगिल का युद्ध आप सबके वीरता, शहादत, पराक्रम उससे जीतने का काम हुआ, वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गलवान घाटी का हो या चाहे पुलवामा में होने वाला अटैक हो, उसके बाद जो भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया उससे हमारा जो बरसों से एक मन के अंदर ये भाव दबा रहता था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो हम बड़े जोर शोर से कहते थे हम जीतेंगे, आतंकवाद से युद्ध होता था हम जीतते थे, सियाचिन की घाटियों में जाते थे, हमारी सेना जो है श्रीलंका के अंदर मुझे याद है IP कैप शांति सेना के रूप में, अनिल भाई साहब आप तो बड़े होंगे, हमें छोटा था, तो हमने देखा, मेरे पूज्य पिताजी श्रीलंका में भी गए शांति सेना में, तो हम कहीं भी थोड़ा सा भी मन में हमारे संदेह नहीं होता था। लेकिन जैसे चीन की बात आती थी, चूंकि इतिहास ने हमको एक विरासत में एक दबी हुई कुंठा दी थी, उस कुंठा से भी निकालने का काम गलवान की घाटी में 20 जो रणबांकुरों ने अपने प्राणों का बलिदान तो दे दिया, लेकिन हमारे लिए एक इतिहास छोड़ गए, वीरता का इतिहास, कि अब हमारी तरफ कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और सेना के साथ एक चीज और थी, आप देखते थे रोज अखबारों में छपता था, रोज टेलीविजन पर देखते थे
कि हमारे सैनिकों का सर काटकर दूसरे देश के सैनिक लेकर जा रहे हैं, और सेना को इंतजार करना पड़ता था कि कब आदेश मिलेगा तब गोली चलाएंगे। गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए हम पहले अपने जीओसी से बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब वहाँ सेना में हेडक्वार्टर में बात करेंगे, हेडक्वार्टर से मंत्रालय में बात जाएगी, और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। पहली बार भाइयों बहनों देश के अंदर ये स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में कि अब सेना के ऊपर अगर एक गोली आती है तो उसका जवाब देने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि भारत की सेना उसका जवाब गोलों से देती है, गोलों से देने का काम होता है। आज भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे सेना की शक्ति भी बढ़ी है। आज सेना का भी हमारा मनोबल बढ़ा है, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठकर नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो सियाचिन की घाटी में जाकर भी अपने सैनिकों के बीच में नेतृत्व देने का काम करता है। भाइयों बहनों, सेना को इतने अधिकार दिए हैं कि अगर पुलवामा में अटैक होता है तो पुलवामा में जब अटैक होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिससे कि दोबारा हिम्मत करने की किसी की जो है हिम्मत भी नहीं होती है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, चाहे सेना को आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं, यहाँ पर हमने आज हमारी वीरांगनाओं का, माताओं का, बहनों का, हमारे वीर सैनिकों का यहाँ पर सम्मान किया है। ये सम्मान हमने उनका नहीं किया है, हम तो उनको सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो किया है उसको हम लौटा नहीं सकते हैं। ये सम्मान नहीं है, ये उनका स्मरण है जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, वो हमेशा से हमारे हम स्मरण में रहेंगे। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के अंदर मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी ऐसे लोगों को, ऐसे आंदोलनकारी जो आंदोलन में तो थे, जो संघर्ष में तो थे, लेकिन उनके नाम कहीं पीछे रह गए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सब का नाम भी स्मरण में आए, उन सब आंदोलनकारियों का नाम भी आए, वह भी हमारे बच्चों के स्मरण में रहें, वह भी हमारे प्रेरणा के कारण रहें, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था और भारत माता की जय जयकार करते हुए भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार हर तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार हर स्तर पर सेना को मजबूत करने का काम कर रही है। इस कड़ी में अभी अग्निपथ जैसी बहुमुखी योजना को भी लागू किया गया है और इसकी तैयारियां हो गई हैं। कोटद्वार में बहुत बड़ा भर्ती मेला लगने वाला है, पिथौरागढ़ में भर्ती मेला लगने वाला है। अनेकों स्थानों पर इस प्रकार की इस योजना से युवाओं ने अभी बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। अभी मेजर जनरल पुरोहित साहब इस पूरे भर्ती अभियान के प्रभारी हैं। वो आए थे, हमने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, उत्तराखंड सैन्य भूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, आपको जो भी मदद भर्ती मेले के लिए चाहिए हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। हम सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बड़ोला साहब जो बात कह रहे थे, मैं उसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ आज, कि सेना केवल एक वेतन लेने का माध्यम नहीं है। सेना राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अनुशासन और संयमित जीवन जीने को भी हमको प्रेरणा देती है, हमको सिखाती है। सैनिकों के प्रति जो भाव होता है, कहीं पर भी अगर सेना की ड्यूटी लगती है
तो हम लोग देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में लोगों का सेना के प्रति किस प्रकार का भाव होता है। यह हमारी सेना का एक जो इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास, अनुशासन से भरा हुआ इतिहास, पराक्रम से भरा हुआ इतिहास, ऐसा इतिहास जिसने अपने प्राणों को तो त्याग दिया लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दिया। ऐसा इतिहास हमारी सेना का रहा है। इस समय हमें अपने लक्ष्यों को सिद्धि से संकल्प लेना है और इस सिद्धि के मार्ग पर आने वाली सब चुनौतियों को दूर करना है। हम जहां अभी 22वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि 22 साल का उत्तराखंड होने वाला है। और मैं अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमारे पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक से आ रहा हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम सभी विभागों को हमने एक रोड मैप बनाने को कहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पर दीपेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, इनके मंत्री जी आज हैं नहीं, मैंने मंत्रियों से भी, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी कह रहा हूँ, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, वित्त विभाग के, और विभाग तो बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन वित्त विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है अगले 5 सालों में जो आज है वो दुगना हो जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सैनिक कल्याण विभाग से भी मैं चाहूँगा कि अपने विभाग में वो इस प्रकार की योजना बनाएं कि हम कहें, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हमने अभी एक काम किया है यहाँ पर, एक काम हमने किया है यहाँ पर कि जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, अशोक चक्र विजेता हैं, महावीर चक्र विजेता हैं, कीर्ति चक्र हैं, वीर चक्र हैं, शौर्य चक्र हैं, गैलेंट्री मेडल हैं, इन सभी को हमने अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये 30 लाख से 50 लाख हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हमने इसकी राशि बढ़ाई है। अभी हमने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से महावीर चक्र का भी 20 लाख से हमने 35 लाख किया है, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख, सेना गारंटी मेडल 7 लाख से 15 लाख किया है, और मेंशन इन डिस्पैच में 3.5 लाख से 10 लाख करने की भी मंजूरी हमने इस बार अपने मंत्रिमंडल में दिया है। ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं। हम जो हमारे बच्चे आज सेना में जाना चाहते हैं, एनडीए में, सीडीएस में, या जो हमारी अन्य परीक्षाएं, पीसीएस की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, उन सभी बच्चों को हमने कहा है आगे की तैयारी करने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार देगी। दीपेंद्र जी, इस बात को थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा कि कोई बच्चा अगर आता है, कोई भी आवेदन करता है, तो उस बच्चे को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है, मैं जिलाधिकारी और हमारे कप्तान साहब, एसएसपी साहब से भी कहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा आपके यहाँ आवेदन करता है जिसने एनडीए की परीक्षा, सीडीएस की परीक्षा, या लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षा, या सिविल सेवा की परीक्षा, जिसको हमारी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, अगर किसी बच्चे का आवेदन आपके पास आता है तो उस बच्चे को तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद उसको दर दर भटकना पड़े कि सहायता कहाँ से मिल रही है। इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करवा दीजिए, क्योंकि ये हमने पिछली बार ही मंत्रिमंडल में हम लोगों ने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के जो हमारे सभी शहीद हैं, सभी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए जो 10 लाख रुपए की धनराशि, उसका भी अनुदान का हमने पहले से ही किया हुआ है। अभी जो हमारे सैनिक शहीद हैं, उनके परिवार के लोगों को, उनमें से नौकरी में एक सदस्य को समायोजित भी कर रही है, उसकी भी हम व्यवस्था धीरे धीरे बना रहे हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध की जो वीरांगनाएं हैं, वेटरन हैं, उनको भी 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये हमारी सरकार ने किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं को 21,000 से बढ़ाकर हमने 25,000 किया है। देहरादून में जो गुनियाल गांव में जो पूरे उत्तराखंड का हमारा जो सैन्य धाम बनेगा, जिसमें 4 हेक्टेयर भूमि प्रदेश के शहीदों की स्मृति में समस्त शहीदों के नाम अलंकृत कर अत्याधुनिक एवं समस्त सुविधाओं से युक्त शौर्य स्थल सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका हमने लक्ष्य लिया है कि अगले दिसंबर माह तक हम उसको पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से उत्तराखंड शहीद कोष के अंतर्गत विभिन्न युद्धों, सीमांत झड़पों, आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को, उनके आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख का अनुग्रह अनुदान भी अनुमानित किया गया है। सरकार द्वारा आवासीय सहायता के तहत विधवा युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट देकर उत्तराखंड इस प्रकार की सुविधा देने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां सेवारत पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थावर संपत्ति के खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी अनुमानित की है। ब्लॉक प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं मानदेय के तहत उत्तराखंड इस प्रकार की नियुक्ति करने वाला एकमात्र राज्य है, जहां भूतपूर्व सैनिकों में से ब्लॉक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर उन्हें 8,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, सैनिकों की हमारी वीरांगनाएं हैं, उनसे संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुलझाना है, उनको सभी मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना भी है। सरकार भर्ती से पूर्व जो प्रशिक्षण है उत्तराखंड के दूर दराज के जिलों में निवास कर रहे सैनिकों, विधवाओं के आश्रितों को सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस भर्ती प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए 2 हमारे प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में और टनकपुर में खोले गए हैं। उत्तराखंड देश में इस प्रकार की सुविधा करने वाला पहला प्रदेश है। सरकार द्वारा पुत्री विवाह अनुदान के तहत उत्तराखंड सैनिक विधवाओं की पुत्री एवं पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सरकार द्वारा सैनिक विधवाओं हेतु पुनर्विवाह अनुदान के तहत सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति के तहत पूर्व सैनिक विधवाओं को 1 से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु यानी कि MA तक की पढ़ाई करने के लिए, MSc तक की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की जा रही है। ऐसे अनेकों कार्य हम विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। हम चाहे वो हमारा सैनिक कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से उनका सैनिकों के प्रति एक लगाव है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की देवभूमि से लगाव है, और उनका भी सपना है कि ये जो आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। और इस दशक को बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। एक भावना हमको सबके अंदर लानी होगी कि चूंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं भी आप सबके बीच में से मुझे सेवा करने का अवसर आप सब लोगों ने दिया हुआ है, उस काम को बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये कोई मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये मेरा निजी काम नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की हमारे 1,25,00,000 भाई बहनों की ये सामूहिक यात्रा है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। ये संकल्प भी आज के दिवस पर, जहां हम अपने सैनिकों को स्मरण कर रहे हैं, हम उन वीर योद्धाओं का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने आन बान शान भारत माता की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। अगर आज हम यहाँ पर इतने सुख चैन में रह रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण वही है जो आज हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, सियाचिन की -डिग्री तापमान की जो भूमि है, उस भूमि में
देश को रक्षा करने का काम जिनके माध्यम से किया जा रहा है। आज विजय दिवस के अवसर पर अपने वीरों से प्रेरणा लेते हुए हम स्वयं को अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित कर दें। एक बार मैं उन सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं जिनका बलिदान तिरंगे का अभिमान है। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,